नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का यह 15वां पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं पठारों की। पठार क्या होते हैं और जो महत्वपूर्ण पठार हैं उनकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। विश्व और भारत के जो भी महत्वपूर्ण पठार हैं उनकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए बात करते हैं कि आखिर पठार हैं क्या। पठार की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पठार जो हैं वो धरातल का एक विशिष्ट स्थल रूप है। जो पठार हैं वो स्थलों में पाए जाते हैं और ये धरातल का एक विशिष्ट स्थल रूप है। कैसा रूप है? जो पठार होते हैं वो अपने आसपास के स्थलों से पर्याप्त ऊंचे होते हैं। इनका जो शीर्ष भाग होता है वो चौड़ा एवं सपाट होता है। ऐसी आकृति या ऐसा स्थल रूप पठार कहलाता है। लेकिन यहाँ पर उनकी ऊंचाई कितनी होती है ये कंफर्म नहीं होता है। ये कभी कभी पर्वतों से ऊंचे भी हो जाते हैं और कभी कभी ये धरातल से नीचे भी होते हैं। तो इनकी ऊंचाई के विषय में कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। तो पठार क्या होते हैं? एक विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थलों से पर्याप्त मात्रा में ऊंचे होते हैं। इनके शीर्ष भाग चौड़े और सपाट होते हैं। ऐसी विशिष्ट आकृति पठार कहलाती है। आगे बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि पठार जो है कभी कभी मैदानों से नीचे होते हैं। जो पठार होते हैं उनकी आकृति कभी कभी मैदानों से नीचे होती है और कभी कभी पर्वतों से ऊंची भी होती है। जैसा कि यहाँ बताया गया था पहले ही, तो पठारों की जो ऊंचाई है वो निश्चित नहीं होती है। मैदानों से नीचे भी हो सकते हैं और कभी कभी ये पर्वतों से ऊंचे भी जाते हैं। पठारों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग संपूर्ण धरातल का 33% है। जो भी पृथ्वी का धरातल है, संपूर्ण धरातल है, उसका लगभग 33% भाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है। हमारे बहुत साथी ये कहते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो क्वेश्चन बनने की कोई लिमिट नहीं होती है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस लाइन की तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि जो पठार है वो संपूर्ण धरातल के कितने % भाग पर विस्तृत है। तो जो पठार है वो संपूर्ण धरातल के 33% भाग पर विस्तृत है। तो क्वेश्चन किसी भी लाइन से भी बन सकता है और सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। आइए बात करते हैं कि पठारों के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि कुछ पठार पर्वतों से ऊंचे होते हैं और कुछ मैदानों से नीचे होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पठार हैं इसमें बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमॉन्ट पठार जो है वो अपने आसपास के मैदानों से नीचे है। जो अमेरिका का पीडमॉन्ट पठार है वो अपने आसपास के मैदानों से नीचे है। और जो तिब्बत का पठार है वो अपने समीपवर्ती पठारों से ऊंचा है, पर्वतों से ऊंचा है। जो उसके आसपास के पर्वत हैं, तिब्बत के पठार के आसपास के जितने पर्वत हैं वो उनसे ऊंचा है। और इसके अपोजिट जो अमेरिका का पीडमॉन्ट का पठार है वो अपने आसपास के मैदानों से नीचा है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि ये कभी कभी पर्वतों से ऊंचे होते हैं और कभी कभी मैदानों से नीचे होते हैं। तो इनके ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मैदानों से नीचे के वाले पठार कौन से हैं? अमेरिका का पीडमॉन्ट, और पर्वतों से ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। आगे बात करेंगे पठारों के प्रकार, किस प्रकार के पठार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर पठार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला है अंतरा पर्वतीय पठार, नेक्स्ट है तटीय पठार, गुंबदकार पठार, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखी पठार। ये पठारों के एक प्रकार हैं। इस प्रकार के पठार मुख्यतः पाए जाते हैं। कैसे कैसे? अंतरा पर्वतीय पठार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये पर्वतों के आसपास होते हैं। तटीय पठार जो कि समुद्र तटों के किनारे या आसपास होते हैं। गुंबदकार पठार, इनकी आकृति गुंबद के आकार की होती है। महाद्वीपीय पठार, ये महाद्वीपों के आसपास पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पठार, इनका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार या जो निष्क्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनके द्वारा भी इनका निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे
कुछ इम्पोर्टेंट पठारों की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कहाँ पर स्थित है? तिब्बत का जो पठार है वो मध्य एशिया में एक ऊंचाई वाला विशाल पठार है। इसकी जो सीमा है वो दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से उत्तर में टकला-मकान रेगिस्तान तक विस्तृत है। जो तिब्बत का पठार है उसकी स्थिति कहाँ है? जो इसमें सबसे मेन पॉइंट है तिब्बत के पठार की स्थिति, वो है मध्य एशिया में। जो एशिया का मिड वाला पॉइंट है वहाँ पर तिब्बत का पठार विस्तृत है। मध्य एशिया में तिब्बत का पठार विस्तृत है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये ऊंचाई वाला पठार है। ये ऊंचाई वाला पठार है। जैसा कि पठार मैदानों से नीचे भी होते हैं और पर्वतों के बराबर या पर्वतों से ऊंचे भी होते हैं, तो जो तिब्बत का पठार है वो एक ऊंचाई वाला पठार है। यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से उत्तर में टकला-मकान रेगिस्तान तक विस्तृत है। इसकी जो ड्यूरेशन है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो क्या है कि उत्तर से दक्षिण तक यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा है। जो इसका जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस तक ये फैला हुआ है, तो उत्तर से दक्षिण तक यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम तक ये 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसका मतलब ये बहुत ही विस्तृत पठार है। अब बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई की। जो ये पठार है, क्योंकि ये एक ऊंचाई वाला पठार है, तो जो इसकी औसत ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर यानी 14,800 फुट के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। जो कि जैसे यहाँ पर बताया गया है 4500 मीटर, जो कि एक पर्वत से भी ऊंचा। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? ये पर्वत से ऊंचे पठार का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार जो है वो पर्वतों से ऊंचा पठार है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर या फिर 14,800 फुट है। यहाँ से इम्पोर्टेंट या नोट करने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई, तो तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। उसके अलावा इसका एरिया या क्षेत्रफल, तो उत्तर से दक्षिण तक ये 1000 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक ये 2500 किलोमीटर चौड़ा है। तिब्बत के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। अगर हम कंपेयर करें इसके क्षेत्रफल की, तो ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग 75% और फ्रांस के जो पूरा देश है, फ्रांस का जो पूरा क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल का लगभग 4 गुना एरिया का ये पठार है। तो तिब्बत के पठार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या है कि इस पठार से एशिया की बहुत सी प्रमुख नदियाँ स्टार्ट होती हैं। इसी पठार से एशिया की बहुत सी नदियाँ शुरू होती हैं, जिनमें से साल्वीन नदी, मेकांग नदी, यात्सी-क्यांग जो कि चाइना में है, और भारत की महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी भी दक्षिण तिब्बत से ही शुरू होती है। जो तिब्बत के पठार हैं उनमें से विश्व की बहुत सी प्रमुख नदियाँ यात्सी-क्यांग, मेकांग, साल्वीन और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदियाँ इसी पठार से निकलती हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल दक्षिण तिब्बत का पठार है। उसके अलावा अगर हम बात करें यात्सी-क्यांग नदी कहाँ से निकलती है, तो यात्सी-क्यांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इसको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने से पता चल जाता है कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंगोलिया के पठार की। मंगोलिया का पठार ये भी मध्य एशिया में स्थित एक विशाल पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो मंगोलिया का जो पठार है ये भी एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्रफल में फैला है। ये लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, और इसकी जो स्थिति है वो भी मध्य एशिया में पड़ती है। ये कहाँ पर स्थित है? आधुनिक युग में यह उत्तर में मंगोलिया और दक्षिण में
चीन का जो भीतरी मंगोलिया राज्य है उसके बीच में ये बटा हुआ है। इट मीन्स इसकी जो स्थिति है वो लगभग चीन और मंगोलिया के आसपास पड़ती है। तो आधुनिक युग में ये कहाँ पर है? मंगोलिया और चीन के जो भीतरी मंगोलिया है, मीन्स मंगोलिया और चीन का जो भीतरी मंगोलिया, उन राज्यों के बीच में ये बटा हुआ है। इसमें क्या है, जो मंगोलिया पठार है इसमें गोबी का रेगिस्तान का क्षेत्र भी आता है। मंगोलिया के पठार में गोबी का जो रेगिस्तान है उसका क्षेत्र और स्टेपी के जो घास के मैदान हैं वो भी इसी में सम्मिलित हैं। तो अब यहाँ से बात करें कि गोबी का रेगिस्तान का जो क्षेत्र है वो किस पठार के अंतर्गत आता है। तो गोबी रेगिस्तान का जो क्षेत्र है वो मंगोलिया के पठार के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन बनने की कोई लिमिट नहीं होती है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। उसके बाद करें स्टेपी के घास के मैदान, तो वो भी मंगोलिया के पठार के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई लगभग 900 से 1500 मीटर के आसपास होती है। जो अगर हम बात करें मंगोलिया के पठार की एवरेज हाइट की, तो जो इसकी एवरेज हाइट है या इसकी औसत ऊंचाई है वो लगभग 900 से 1500 मीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट है हमारा मालवा का पठार, जो कि एक भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मालवा का जो पठार है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों, जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, उनके आधार पर ये एक त्रिभुजाकार पठार है। इसकी जो आकृति बनती है, मालवा के पठार की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार। एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझिए कि मालवा का जो पठार है वो विंध्य की पहाड़ियों का जो बेस है, जो आधार है, वहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति में ये फैला हुआ है। ये एक लावा पठार है। जो मालवा का पठार है इसका निर्माण लावा के द्वारा हुआ है, इसलिए इसे लावा पठार भी कहा जाता है। इसके जो पूर्वी क्षेत्र है, जो मालवा पठार है, इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित है। जो मालवा पठार है इसके पूर्वी क्षेत्र में बुंदेलखंड पड़ता है और इसका जो उत्तरी पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। मालवा पठार की जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है। अगर हम बात करें मालवा पठार के क्षेत्र की, तो इसके पूर्व में बुंदेलखंड आता है और इसके उत्तर पश्चिम में महत्वपूर्ण अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। मालवा पठार से जो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं या इसके आसपास की जो नदियाँ हैं वो हैं चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन। जो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, काली, सिंध, बेतवा और केन। ये जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं ये मालवा के पठार से निकलती हैं और यहाँ से हो करके ये गुजरती हैं। इस पठार के दक्षिणी ओर दक्कन का पठार है। जो मालवा पठार है इसी पठार के दक्षिणी ओर दक्कन का पठार स्थित है। मालवा के पठार में जो खेती है वो ज्वार, गेहूँ, चना और तिलहन आदि की खेती होती है। इसके अलावा जो इसमें काली मिट्टी है उस पर कपास भी पैदा होता है, क्योंकि ये लावा द्वारा निर्मित है। तो इसमें जो काली रेगुर मिट्टी है वो कपास पैदा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो काली मिट्टी है इसका विस्तृत विवरण हमने अपने इसके पहले के वीडियो में बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाया, जहाँ पर सभी प्रकार की मिट्टियाँ जो भी भारत में पाई जाती हैं उनका विस्तृत विवरण उस वीडियो में दिया है। अगर आपने उसको मिस किया है तो उसे ज़रूर देखें। तो मालवा पठार में जो महत्वपूर्ण फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? ज्वार, गेहूँ, चना और तिलहन। इसके अलावा जो इसका काला मिट्टी का जो भाग है उसमें कपास पैदा होती है। मालवा पठार के आसपास के जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो कौन कौन से हैं? इंदौर, ग्वालियर, लश्कर, भोपाल और उज्जैन यहाँ के प्रसिद्ध नगर हैं। तो मालवा का पठार में जो महत्वपूर्ण है वो है इसके आसपास के नगर, कहाँ ये पाया जाता है और इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो मालवा के पठार में जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो फिर से एक बार बताते हैं: इंदौर, ग्वालियर, लश्कर, भोपाल और उज्जैन। जैसा कि इन प्रदेशों का नाम से ही स्पष्ट है कि जो मालवा पठार है उसकी जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश के आसपास पाई जाती है और जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो यूपी और एमपी का मिश्रित क्षेत्र है। इसका कुछ पार्ट यूपी में आता है और कुछ पार्ट इसका एमपी में आता है। तो ये जो मालवा पठार है वो लगभग मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है।
इसमें जो नदियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी नदियाँ और कौन कौन से इसके नगर प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार ये कहाँ पर स्थित है? ये पूर्वी भारत में एक पठार स्थित है, जो भारत का पूर्वी हिस्सा है। पूर्वी भारत का जो हिस्सा है वहाँ पर छोटा नागपुर का पठार स्थित है। इसका जो एक बड़ा भाग है वो झारखंड में पड़ता है। उसके अलावा ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी इस पठार के कुछ भाग आते हैं, लेकिन जो इसका मोस्टली पार्ट है वो झारखंड राज्य में आता है। झारखंड के अलावा ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी इसका क्षेत्र फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो महानदी है, और जो इसका पूर्वी क्षेत्र है उसमें सिंधु गंगा का मैदान है। इसकी जो स्थिति है उसमें क्या है कि इसका जो पूर्वी भाग है, जो छोटा नागपुर पठार है, इसका पूर्वी भाग में सिंधु गंगा का मैदान है और दक्षिणी भाग में महानदी है। तो अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण नदियों की, तो सिंधु नदी, गंगा नदी और महानदी इस पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, क्योंकि जो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा और बहुत ही विशाल नदी महानदी, तो ये सभी नदियां और एक महत्वपूर्ण नदी सिंधु, तो ये सभी नदियां इसी पठार के आसपास से होकर के गुजरती हैं। इस वजह से ये जो छोटा नागपुर पठार है ये बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर है। जो छोटा नागपुर पठार है वो लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र में कोयला का अकूत भंडार है। छोटा नागपुर पठार किस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो यह कोयला के क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कोयला बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी कोयला के द्वारा दामोदर घाटी में जो उद्योग लगे हैं वहाँ पर सभी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। जो भी दामोदर घाटी में उद्योग हैं उनमें ऊर्जा की पूर्ति इसी पठार के कोयले से की जाती है। तो छोटा नागपुर पठार अपने खनिज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोयला। ऊर्जा के क्षेत्र में कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ पर कोयला बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार किन किन पठारों से मिलकर बना हुआ है? ये 3 मुख्य पठारों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। ये 3 छोटे छोटे पठारों का एक मिश्रित रूप है, जिसमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार मिक्स करके छोटा नागपुर का पठार निर्मित होता है। तो छोटा नागपुर पठार के 3 भाग हैं, रांची का पठार, हजारीबाग पठार और कोडरमा का पठार, जिसका जो क्षेत्र है वो लगभग झारखंड में आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी पठारों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। उसके अलावा आप हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लर्न ईजी नाम का ग्रुप और पेज है, जिसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से लिंक प्राप्त करके बहुत ही ईजिली हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा।